गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, उसमें हमने जो कल कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स पढ़े थे उनका एग्रीकल्चर सेक्टर फर्स्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसके बाद और फॉरेन ट्रेड वगैरह पे क्या असर पड़ा। तो अभी हम आज एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय था कैसा। एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़मीनें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, पॉपुलेशन भी कम थी, लेकिन ज़मीनों पे उत्पादन कम मात्रा में होता था। जितना होना चाहिए था उससे बहुत कम प्रोडक्शन हो रही थी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि खेती बाड़ी में जितने लोग मिलकर उत्पादन कर रहे थे उससे अगर कम मात्रा में लोग लगे होंगे तो भी उत्पादन उतना ही होगा, मतलब कम ही होगा। जैसे एक खेत में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 4 बोरी अनाज पैदा हो रहा है, लेकिन अगर उस खेत में 6 लोग भी काम करेंगे तो भी 4 बोरी ही अनाज पैदा होगा। तो 4 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे उनकी उत्पादन का जो आउटपुट का जो कंट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल भी नहीं था। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल मीनिंग यही होता है कि जितने वर्कर्स की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वर्कर्स का काम में लगे होना। तो हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। इसके बाद जो खेतीबाड़ी थी हमारी वो बारिश पे निर्भर करती थी। सिंचाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है किसान जो कुछ भी खेती करते थे उसको वो अपने परिवार के लिए ही यूज़ कर लेते थे, उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाते थे क्योंकि उत्पादन बहुत कम होता था। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, उस समय जो टेक्नोलॉजी किसान यूज़ करते थे वो आउटडेटेड हो चुकी थी, जो मतलब पुरानी हो चुकी थी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का टाइम आया था लेकिन किसान उसको नहीं यूज़ कर पा रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, उस समय किसानों में टेनेंट होते हैं किसान और लैंडलॉर्ड होते हैं जो ज़मीन के मालिक थे, उनमें आपस में लगान को लेकर, टैक्स को लेकर जो था आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, झगड़ा रहता था। अब सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लागू किए। लैंड रिफॉर्म्स को कहते हैं ज़मीन संबंधी सुधार। ये जो कंडीशन थी इसको सुधारने के लिए सरकार ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स लागू किए। इसमें सबसे पहले क्या किया गवर्नमेंट ने? टिलर्स मेड ऑनर्स ऑफ लैंड। टिलर्स जो होते हैं जो खेत में खेती करते हैं, ठीक है, वो लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर खेती करते थे, मतलब लैंडलॉर्ड के लिए काम करते थे, लेकिन अब उन्हीं को ज़मीन का मालिक बना दिया गया। इसके बाद है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ज़िम्मेदार होते हैं, जो ज़मीन के मालिक तो नहीं होते लेकिन सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं कि वो किसानों से, टिलर से लगान लेंगे और या लैंडलॉर्ड से लगान लेंगे और गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, लेकिन वो बीच में किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। वो किसानों से ज़्यादा मात्रा में लगान लेते थे और उसमें से कुछ शेयर अपने पास रखकर बाकी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते थे। तो किसानों पे बहुत बर्डन पड़ता था लगान का, इसलिए इन इंटरमीडियरीज को क्या था, हटा दिया गया और किसानों को ज़मीन पे खेती करने का अधिकार दे दिया गया कि वो खुद खेती करेंगे और सरकार को खुद लगान जमा करेंगे। इससे किसानों को क्या फ़ायदा हुआ? विल इंक्रीज इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट। अब किसानों में मोटिवेशन आया कि ये ज़मीन तो हमारी है, हमें खुद सरकार को लगान जमा करवाना है, किसी तीसरे पर्सन को नहीं। तो इससे क्या था, किसानों में ज़मीन के प्रति अपनापन का भाव आया और वो खेती अपना मन लगा कर करने लगे ड्यू टू ऑनरशिप ऑफ लैंड, क्योंकि वो ज़मीन के मालिक बन गए थे। नेक्स्ट क्या किया सरकार ने? लैंड सीलिंग। ये सरकार कौन सी थी? आज़ादी के बाद जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट बनी थी। लैंड सीलिंग में क्या था? फिक्सिंग ऑफ लिमिट ऑफ लैंड ओन्ड बाय अ फार्मर। इसमें क्या था, किसी किसान के पास तो बहुत बड़ी ज़मीन होती थी और किसी किसान के पास छोटी सी ज़मीन होती थी, तो ये गरीब हो जाएगा क्योंकि इसका उत्पादन कम होगा, और बड़ी ज़मीन वाले के पास ज़्यादा उत्पादन होगा तो अमीर हो जाएगा। तो इससे क्या था, किसानों में अमीरी गरीबी का अंतर कम हो, तो इसलिए सरकार ने लैंड सीलिंग कर दी कि सबके पास बराबर बराबर ज़मीन होगी, ठीक है। इससे समानता आएगी, खेती बाड़ी में समानता मतलब इक्विटी। इसके बाद है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है।
यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती बाड़ी में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना, एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और उत्पादन अनाज के उत्पादन को बढ़ाना बाय यूजिंग HYV सीड्स। HYV सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई मतलब ज़्यादा, यील्डिंग उत्पादन, वेराइटी किस्म के, ज़्यादा उत्पादन करने वाली किस्म के बीजों का उपयोग करके फूड ग्रेन्स का उत्पादन बढ़ाना। फूड ग्रेन अनाज को कहते हैं। एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, किसानों को अच्छी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, क्योंकि किसान खेती बाड़ी के लिए बारिश पर निर्भर करते थे। अच्छी बारिश होती थी तो अच्छी खेती होती थी, ज़्यादा बारिश होती थी तो बाढ़ आ जाती थी, कम बारिश होती थी तो सूखा पड़ता था। इसलिए किसानों को पानी के लिए अच्छी नहरें, अच्छे ट्यूबवेल ये सब उपलब्ध करवाए। फर्टिलाइज़र्स, अच्छी किस्म की खाद, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मार दवाइयाँ जो थी किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। इन फर्स्ट फेज़ मिड 60 टू मिड 70 ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाइड इन पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु फॉर वीट। सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन लागू किया गया 1960 से लेकर 1970 के दौरान, उसकी फ़र्स्ट फेज़ लागू की गई केवल इन 3 स्टेट्स में। और किस फसल में ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ किए जाने लगे? वीट में, ठीक है। इन सेकेंड फेज़ मिड 70 टू मिड 80 ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाइड इन अदर स्टेट्स एंड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। दूसरी फेज़ जो लागू की गई ग्रीन रेवोल्यूशन की वो 1970 से 1980 के दौरान बाकी सारी स्टेट्स में लागू कर दी गई इंडिया की, और गेहूं के अलावा चावल, मक्की, बाजरा, इस तरह की बहुत सारी क्रॉप्स में इसको लागू किया गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन गेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। अब मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि मार्केटेबल सरप्लस में किसानों को क्या होने लगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ गया, खेती बाड़ी में अनाज का उत्पादन इतना बढ़ गया कि अब किसानों के पास बेचने के लिए भी अनाज बचने लगा। पहले तो वो केवल अपने गुजारे के लिए ही अनाज उगा पाते थे, अब उनके पास इतना ढेर अनाज होने लगा कि उसको अब मार्केट में सेल करने लगे। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, अब किसान अनाज का स्टॉक करके रखने लगे, सरकार को बेचने लगे। बेनिफिटेड टू लो इनकम ग्रुप्स, इससे क्या हुआ, छोटे इनकम, कम इनकम वाले किसानों को भी इसका फ़ायदा पहुंचने लगा। ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स वर ऑन हाई रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की जो फसलें होती थी ना उसमें थोड़ी सी कमी ये थी कि वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, नाजुक सी थी, उनके ऊपर कीड़ों का बहुत जल्दी अटैक हो जाता था, तो उनका ध्यान बहुत रखना पड़ता था, कीड़े मार दवाइयाँ वगैरह छिड़कनी पड़ती थी। एंड इट बेनिफिटेड टू बिग फार्मर्स, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा केवल बड़े फार्मर्स को ही हुआ जो अमीर थे ऑलरेडी। बट गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्मॉल फार्मर्स, लेकिन सरकार जो थी वो ये सब देखते हुए छोटे किसानों को कम ब्याज की दर पर ये सारे इक्विपमेंट्स वगैरह ख़रीदने के लिए किसानों को ये जैसे है हाई HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स और इक्विपमेंट्स वगैरह ख़रीदने के लिए सरकार जो थी किसानों को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो जो देती थी, लोन्स प्रदान करवाती थी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डिबेट ऑफ सब्सिडीज़, डिबेट ऑन सब्सिडीज़। अब सब्सिडीज़ क्या होता है, किसानों को बीज और ये फर्टिलाइज़र और ये इनपुट्स ख़रीदने के लिए सरकार सहायता राशि देती है, या तो डायरेक्ट पैसा देती है या फिर जैसे कोई चीज़ माना 100 रुपये की है तो किसानों को वो 60 रुपये की मिलेगी, और 40 रुपये प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो तो उसकी पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। जैसे 60 रुपये किसान पे करेगा और 40 रुपये गवर्नमेंट पे करेगी, तो टोटल वो कमोडिटी जो होगी वो 100 रुपये की मार्केट में सेल होगी। तो कमोडिटी क्या है, इनपुट्स, जो खेती करने के लिए जो साधन है, या फिर HYV सीड्स हैं या फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है जो खेती करने के लिए ज़रूरी है, तो उस पर सरकार सब्सिडीज़ देगी। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते थे कि इस किसानों को सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए, फेवर्ड सब्सिडीज़, टोल्ड दैट मैनी फार्मर्स आर स्टिल पुअर, कि अभी भी कुछ किसान गरीब हैं। दे कैन नॉट बाई इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज़, वो किसान बिना सहायता के चीज़ों को नहीं खरीद सकते, जो इनपुट्स हैं खेती करने के इनपुट्स हैं उनको नहीं खरीद सकते। एलिमिनेट सब्सिडीज़ विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स, अगर सब्सिडीज़ को हटा दिया गया
तो गरीब और अमीर किसानों में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है इनइक्वालिटी आ जाएगी, उनमें आपस में समानता नहीं रहेगी, गरीब गरीब होते जाएंगे और अमीर अमीर होते जाएंगे। इसो सब्सिडी शुड बी फॉर पुअर फार्मर्स। इसलिए जो इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज़ का फेवर करते थे वो कहते थे सब्सिडीज़ केवल उन चीज़ों पे मिलनी चाहिए जो गरीब किसान खरीदते हैं, नॉट फॉर बिग फार्मर्स। अमीर किसानों को वो जो इनपुट्स हैं वो मार्केट रेट पर ही मिलने चाहिए। नेक्स्ट जो इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट सब्सिडीज़ थे, अगेंस्ट सब्सिडीज़ जो चाहते थे कि सब्सिडीज़ ना मिले किसानों को, वो कहते थे कि टोल्ड दैट आफ्टर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडी शुड बी रिमूव, कि जब उत्पादन बढ़ने लग गया सब्सिडीज़ को हटा देना चाहिए। मैक्सिमम सब्सिडी बेनिफिट्स वर टेकन बाय बिग फार्मर्स सो इट शुड बी रिमूव्ड, कि सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ का जो फ़ायदा था वो अमीर किसानों को ही हो रहा था। गरीब तो इनपुट्स खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास अगर पैसे होते ये HYV सीड्स खरीदने के, इनपुट्स खरीदने के, तो वो गरीब ही ना होते। तो इसलिए गरीब किसानों को तो इसका फ़ायदा मिल नहीं रहा था और इसका बेनिफिट अमीर ही लेते जा रहे थे, तो इसलिए सब्सिडीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। अब एक और टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट 1950 टू 1990। अब जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई थी 1950 से लेकर 1990 के दौरान ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, तो उसका क्या उसमें क्या अच्छा हुआ और क्या क्या उसमें कमियां रह गई उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिकल अप्रेजल, क्रिटिकल का मतलब उसमें क्या क्या कमियां थी, अप्रेजल का मतलब उसकी तारीफें। इसमें पहला है एनहांस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ा, ये तो आप लोगों ने अभी पढ़ा ही है, और ज़मीन की उत्पादकता भी बढ़ गई। पहले सेम ज़मीन से 4 बोरी अनाज उत्पादन हो रहा था, अब 6 बोरी होने लग गया। सो दैट इज़ प्रोडक्टिविटी जो थी वो बढ़ गई। सेल्फ सफिशेंसी इन फूड प्रोडक्शन, इंडिया जो था वो फूड प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP डिक्लाइन, लेकिन अभी भी खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन जो था वो कम होता जा रहा था। ये 3 सेक्टर होते हैं ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। खेती बाड़ी से मिलने वाली चीज़ें जो थी वो GDP में हमारी कम होती जा रही थी। स्टिल 65% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। पिछले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा था 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ये 65% रह गई। 65% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर वर अनेबल टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। अब इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में अभी भी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि खेती बाड़ी में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो फालतू लोग लगे हुए थे, एक्स्ट्रा लोग लगे हुए थे, उनको इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में काम मिलना अभी भी मुश्किल था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ेंगे।